दोस्तों आई एम श्योर कि आपने 100 बार से भी ज़्यादा सुना होगा कि ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, बट हियर इज द ट्रूथ, आई नेवर यूज अ स्टॉप लॉस। ये सुनने में बहुत रिस्की साउंड कर रहा है, राइट? बट मेरे लिए पर्सनली इग्नोरिंग स्टॉप लॉस इज काइंड ऑफ इग्नोरिंग रिस्क इन द लॉन्ग टर्म, एंड इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या ओन करता हूं। इस वीडियो में मैं लॉजिक और स्टॉक्स के एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करूंगा कि व्हाई आई नेवर यूज स्टॉप लॉस, माय पर्सनल बाय एंड सेल अप्रोच इन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में, खास तौर पे स्टॉप लॉसेस जो आपको बेचे जाते हैं उसके बारे में सीखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। यहां पर एक डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो यहां पर किसी भी सर्टेन स्टॉक का अगर हम एग्जांपल डिस्कस कर भी रहे हैं तो वो किसी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। नाउ मैं स्टॉप लॉस क्यों नहीं यूज करता हूं, उसका लॉजिक समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि लोग स्टॉप लॉस क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली बिटकॉइन में एकदम से बड़ी गिरावट हुई जिसकी वजह से कई लोगों की पोजीशन ही लिक्विडेट हो गई। ऐसे में ट्रेडर्स के लिए जो स्टॉप लॉस होता है वो एक तरह का टूल होता है टू सेव देम फ्रॉम बिग लॉसेस। बेसिकली ये जो स्टॉप लॉस होता है ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी भी स्टॉक में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो वो ट्रेड कर रहे हैं उसमें अगर बहुत बड़ी वोलेटिलिटी आ गई, एकदम से बहुत बड़ी गिरावट हो गई, तो गिरावट में लॉस को वो मिनिमाइज कर सके। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टॉक्स वोलाटाइल भी रहते हैं। अब ऐसी सिचुएशंस में अगर कोई इन्वेस्टर स्टॉप लॉस लेकर चलने लगे तो उसका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट हर जगह हमेशा हिट होता रहेगा, उसे लॉसेस होते रहेंगे। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया जब मैंने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी, खास तौर पे जब मैंने सीखने की शुरुआत की थी। शुरुआती दौर में मैं भी अन्य इन्वेस्टर्स की तरह स्टॉप लॉसेस लगा के चलता था। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको एग्जांपल दिए हैं सर्टेन स्टॉक्स के। मैंने ग्रेफाइट इंडिया का एग्जांपल दिया कि कैसे ग्रेफाइट इंडिया जैसे स्टॉक में मान लीजिए मैंने 180 रुपए पे इन्वेस्टमेंट किया, ये सोचते हुए कि उसके बिजनेस में मुझे ग्रोथ का स्कोप दिख रहा था। अब ये अगेन स्टडी पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, मैं यहाँ पे किसी भी स्टॉक को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे 180 रुपीज पे मान लीजिए इन्वेस्टमेंट किया और वो अगले ही हफ्ते 170 रुपीज पे चला गया। अब वोलेटिलिटी हुई, राइट? इसमें अब अगर मैं यहाँ पर ये सोचकर एग्जिट कर दूं कि भाई स्टॉप लॉस यहाँ पे मैंने 170 रुपए पे लिया था, ये आ गया है, चलो रिलीजियसली मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, तो जो बड़ा गेम यहाँ पे था उससे तो मैं एक तरह से वंचित रह जाऊंगा। यानी कि 180 से 170 आने पर ही अगर मैं निकल जा रहा हूं तो जो आगे का मोमेंट है उसमें तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँगा। सिंपल सी बात है, स्टॉक से एक बार अगर आप एग्जिट कर गए तो फिर तो आप उस स्टॉक का पार्ट है ही नहीं, उस मूवमेंट का पार्ट है ही नहीं। अब यहाँ पे आप लोगों का सवाल ये भी हो सकता है कि भाई क्या 180 पे आपने बाई किया, 170 गया और कभी वो 180 आया ही नहीं तो क्या? देखिए, ऐसे भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, मेरी पोर्टफोलियो में भी हैं, जिनमें कि 90% से भी ज़्यादा का नेगेटिव मोमेंट है। अब ऐसे स्टॉक्स में अगर नेगेटिव मोमेंट देखने को मिल रहा है तो सिंपल सा यहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं ऐसे स्टॉक्स में सेल नहीं करता हूँ। जो मेरी पोजीशन है उसको सेल नहीं करता हूँ, सिंपल सी बात। अब इसको समझने के लिए डिटेल में, इस लॉजिक को समझने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे चार्ट को मूव कर देता हूँ। इस लॉजिक को समझने के लिए डाइवर्सिफिकेशन को समझते हैं। मान लीजिए मेरी पोर्टफोलियो में 5 कंपनियां हैं और मेरा इन्वेस्टमेंट 50,000 का है। सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। हर एक कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 के का है। अब देखिए यहाँ पे वर्स्ट केस सिनारियो में मान लीजिए कि अगले 5 सालों में इन 5 कंपनियों में 3 कंपनी
बंद हो गई, बैंकरप्ट हो गई, एनसीएलटी के तहत, सॉल्वेंसी के तहत बंद हो गई। चलिए मैंने मान लिया कि भाई यहाँ पे 60% ऑफ द टाइम्स मैं गलत हूँ इन्वेस्टमेंट में अगले 5 सालों के लिए। अब ये 30,000 रुपए यहाँ से निकाल देते हैं। अब यहाँ पे 2 कंपनियां जो बची, चौथी और पांचवी कंपनियां, इनमें मेरा इन्वेस्टमेंट इनिशियल 20,000 का था। अब यहाँ पे चौथी कंपनी का बिजनेस सेगमेंट एज माय एक्सपेक्टेशन, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था 5 साल पहले, ये ग्रो किया और 13, 14, 15% के CAGR के साथ ग्रो किया। अब ऐसे में जो मेरा 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, ये यहाँ पे जाके 50,000 का हो रखा है 5 साल के बाद, और पांचवी कंपनी में ये 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट मेरा हो रखा है 60,000 का। तो 5 साल के बाद यहाँ पे 1,10,000 रुपए के आसपास पोर्टफोलियो मुझे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इवन दो 3 कंपनियां बंद हो चुकी हैं मेरे बाई एंड नेवर सेल अप्रोच के तहत, 30,000 का वहां पे लॉस हो चुका है, बट 2 कंपनियां जो थी, उन दोनों कंपनियों की वजह से जो मेरा इनिशियल 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, उस पर यहाँ पे 100% से ज़्यादा रिटर्न्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सिंपल सी अप्रोच मुझे रिस्क कम करने में मदद करती है, खासतौर पे स्टॉक्स की वोलेटिलिटी को लेकर, जो कि उनमें शॉर्ट टर्म में मुझे देखने को मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन स्टॉप लॉस ना यूज करने का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये है कि शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। सिंस मैंने बिजनेस की स्टडी कर रखी होती है कंपनी की, सिंस मैंने बिजनेस ग्रोथ स्कोप की स्टडी कर रखी होती है, वो जो शॉर्ट टर्म की वोलेटिलिटी होती है, कहीं 10%, 20%, इवन 30, 40, 50, 60% की भी जो भी गिरावट होती है, उस गिरावट के दौरान भी होल्डिंग को कंटिन्यू करने में मुझे मदद मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि भाई आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो ठीक है, चलो मान लिया 5 कंपनियों में 3 कंपनियां बंद हो गई, लेकिन ये 3 कंपनियां बंद क्यों हुई, क्या आपने उसको फॉलो नहीं किया? सो यहाँ पे इस वाले रिस्क को मिटिगेट करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए हर क्वार्टर या हर 6 महीने पे मैं बिजनेस को रिविजिट करता हूं और ये स्टडी करता हूं कि उनका जो बिजनेस स्कोप था, क्या वो अलाइंड है उनके फ्यूचर ग्रोथ प्लान से। एंड जब मैं कन्विंस्ड हो जाता हूं तो मैं उसको होल्ड करने के लिए आगे अग्रसर होता हूं। एंड इवन कभी कभी मैं ऐसी होल्डिंग्स में और भी ज्यादा बाई करता हूं। सो इन्वेस्टमेंट रियल कंट्रोल ऑफ इमोशंस, सेल या ना सेल करने के बारे में, कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल्स ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे बिरला सॉफ्ट पर आते हैं। बिरला सॉफ्ट का एग्जांपल हम लेते हैं। एज पर सेबी रेगुलेशंस हम यहाँ पे 3 महीने पुराने वाले प्राइसेस ही डिस्कस करेंगे एंड ये किसी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है किसी भी स्टॉक के बारे में, किसी भी कंपनी के बारे में। ये आप ध्यान दीजिए तो 7 अप्रैल 2025 को 334 रुपए के आसपास था, और 334 रुपए पे कहाँ से आया? ये 334 रुपए पे आया इस पर्टिकुलर पॉइंट से, जो कि था फरवरी 2024 में करीब करीब 860 रुपए। 860 रुपए से 334 रुपए। मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूं कि 860 रुपए से 334 रुपए, ये कितनी गिरावट होती है? करीब करीब 61% की आसपास की गिरावट। अब ये 61% की आसपास की गिरावट फरवरी 2024 से ही हुई है। अब पास्ट में जाते हैं, देखते हैं कि इस कंपनी का पास्ट जो था वो कैसा रहा था। देखिए बिहेवियर समझने की यहाँ पे कोशिश है। अब बिहेवियर समझने के लिए मैं इसको कर देता हूँ एक वीक के चार्ट पर, तो थोड़ी सी बातें क्लियर होंगी। 2022 में क्या हुआ? 584 रुपए से गिरकर 251 रुपए, 50% के आसपास। फिर से वापस यहाँ पे जाते हैं, 2018 में यहाँ पे जाते 173 रुपए था, और 2020 आते आते 50 रुपए। 173 रुपए 173 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 173 इंटू 100, 71%। अब यहाँ पे 2018 से 2020 तक ऐसा क्या हुआ? इसके सेल्स में क्या चेंजेज आए, इसके प्रॉफिटेबिलिटी में क्या चेंजेज आए? ये मेरा पर्सनल स्टडी रहता है कंपनीज में
अब यहाँ पे अगर हम देखें बिरला सॉफ्ट में तो 2014 में यहाँ पे 2600 करोड़ का सेल्स था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 343 करोड़ के आसपास। 2017 के बाद आप देखिए 2017-2018 सेल्स में कोई अनप्रेसिडेंटेड फॉल नहीं देखने को मिल रहा था, प्रॉफिटेबिलिटी में कोई अनप्रेसिडेंटेड फॉल नहीं देखने को मिल रहा था। तो कंपनियों में हमें ये जज करना होता है कि उनकी सेल्स में क्या ग्रोथ हो रही है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में क्या ग्रोथ हो रही है, और साथ ही साथ कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंजेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आम तौर पे 40% के आसपास प्रमोटर्स रह रहे हैं और FIIs एंड DIIs भी कंटिन्यूअसली होल्डिंग बना के रखे हुए। लॉन्ग टर्म में ये जो बिजनेस स्टडी होती है, ये जो खास तौर पे कंपनियों के फंडामेंटल्स की स्टडी होती है, ये मुझे मदद करती है कंपनी में इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। और जब भी स्टॉक्स में गिरावट होती है 30, 40, 50% की भी गिरावट जो होती है, ऐसे सिचुएशंस में मुझे स्टॉप लॉस ना लगाने में मदद करती है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस हर किसी के लिए, जो ट्रेडर्स होते हैं या जो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस एक तरह से ब्रेड एंड बटर होता है। क्योंकि मान लीजिए किसी ने बिरला सॉफ्ट में इन्वेस्टमेंट करा 150 रुपए पे और वो 50 रुपए पे आ गया अगले 2-3 महीने, 4 महीने में ही, 5 महीने, 6 महीने, मान लीजिए 1 साल से कम का ड्यूरेशन मान लीजिए, तो ऐसे केस में 70% का डिप्लीशन बड़ा मायने रखता है एक स्विंग ट्रेडर के लिए। सो इन सब बातों को देखते हुए मैं पर्सनली स्टॉप लॉस नहीं इस्तेमाल करता हूँ, खास तौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत, एंड बाय एंड नेवर सेल माइंडसेट। सो दिस इज प्योरली माय इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। यहाँ पर ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए, कोई भी सवाल हो इसके बारे में तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।